वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिलिप लार्किन की एक फ़ेमस पोएम जिसका टॉपिक है मिस्टर बेलिनी। ये पोएम 1955 में लिखी गई और द लिस्टर में ये पोएम 1955 में ही पब्लिश हो गई। इस पोएम में एक ऐसे कैरेक्टर का जिक्र किया गया है जिसकी लाइफ में कोई किसी किस्म का एम या पर्पस नहीं है, बल्कि वो कैरेक्टर एक इंट्रोवर्ट और पेसिमिस्ट किस्म का आदमी है। इस पोएम में बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं। एक पोइट का कैरेक्टर यानी फिलिप लार्किन, दूसरा मिस्टर बेलिनी जो कि एक किराए के कमरे में रहता था, और तीसरा उस लैंड लेडी का कैरेक्टर है जिसके पास मिस्टर बेलिनी एक किराए के कमरे में रहा करता था। अब हम आते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की तरफ, जिसमें पोइट कहता है, दिस वॉज मिस्टर बेलिनीज़ रूम। ये मिस्टर बेलिनी का कमरा था। ही स्टेड, उसने यहाँ क़याम किया, इस कमरे में उसने क़याम किया। द होल टाइम, पूरा वक्त। ही वॉज एट द बॉडीज़, जब वो बॉडीज़ नाम की एक गाड़ियों की वर्कशॉप में काम किया करता था। टिल दे मूव्ड हिम। अब इसके 2 मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि जब तक उस वर्कशॉप वालों ने उसे हटा नहीं दिया, उसे काम से निकाल नहीं दिया, तब तक वो इस कमरे में रहा। और दूसरा मतलब ये है कि जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई, यानी कोई उसे उठाकर ले नहीं गया, यानी उसकी जब तक डेथ नहीं होगी तब तक वो इस कमरे में रहा। यानी जब तक उसे मुलाजमत से बर्खास्त नहीं कर दिया गया या जब तक उसकी मौत नहीं वाक़ई हो गई, वो इसी कमरे में रहा। फ्लावर्ड कर्टन्स, उसके कमरे में फूल के डिज़ाइन वाले पर्दे लटक रहे थे। थिन, जो कि पतले से कपड़े वाले थे। एंड फ्रेड, और फटे पुराने बोसीदा पर्दे थे। फॉल टू विदिन 5 इंचज़ ऑफ द सिल्ट, जो कि खिड़की की चौखट से 5 इंच तक ऊपर थे, यानी छोटे थे, खिड़की से 5 इंच छोटे थे। सेकंड स्टैंजा में पॉइंट कहता है, हुज़ विंडो, हुज़ का मतलब है उस कमरे की, हुज़ विंडो जिसकी खिड़की शोज़ दिखाती है अ स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग लैंड, यानी इमारत के लिए मुख्तस किए हुए इलाके की एक पट्टी या एक लाइन उस खिड़की से दिखाई देती है। उस बिल्डिंग या इमारत के लिए मुख्तस किया हुआ इलाके की हालत क्या है? वो टसकी है, यानी टस्की का मतलब है उसमें गुच्छेदार झाड़ियाँ सी उगी हुई हैं, घास फूस उगी हुई है, लिटर्ड, और वहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट फेंका गया है। उसके बाद लैंड लेडी बोलती है, वो कहती है, मिस्टर बेलिनी टुक माई बिट ऑफ गार्डन। मिस्टर बेलिनी मेरे बाग की हिफाजत किया करता था, प्रॉपरली, मुकम्मल तौर पर, इन हैंड, जो कि मैंने उसके स्पुर्द किया गया था। वो बाग जो उसके स्पुर्द था या उसके ज़ेरे असर था, उसकी वो मुकम्मल तौर पर हिफाजत किया करता था। अब उस कमरे की चीज़ों का नाम वो बोलता है, वो कहता है उसमें बेड, एक बिस्तर था, अपराइट चेयर, एक ऐसी चेयर थी जो कि अमूदी थी, अमूदी कुर्सी थी, यानी जिस पर लेट नहीं सकते, सिर्फ बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ सकते हैं, एक अमूदी कुर्सी थी। 60 वाट बल्ब, और 60 वाट का एक बल्ब था। नो हुक, उस कमरे की कोई चिटकनी भी नहीं थी, यानी इसका मतलब है कि उसकी कोई प्राइवेसी नहीं थी। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में वो कहता है, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स, किताबें और बस्ता रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। आई विल टेक इट, उसके बाद ये पोइट कहता है, लेकिन इस कमरे को मैं ज़रूर किराए पर ले लूँगा। सो इट हैपन, लिहाजा ऐसा ही हुआ। दैट आई लाई, मैं लेट गया। वेयर मिस्टर बेलिनी ले, जहाँ किसी ज़माने मिस्टर बेलिनी लेटा करता था। एंड स्टब माई फैग्स ऑन द सेम सासर सोवीनियर एंड ट्राई, और मैंने अपने स्टब, यानी वो जो सिगरेट के ऊपर वाले फ़िल्टर होते हैं, उन्हें फेंक दिया उसी सॉसर रकाबी में, सोवीनियर, जो कि एक सौगात या तोहफे के तौर पर मिस्टर बेलिनी को मिली थी। मैंने उसी के, और उसे वो एस्ट्रे के तौर पे इस्तेमाल करता था। मैंने भी सौगात में मिली हुई या तोहफे में मिली हुई रकाबी या पिर्च के अंदर एस्ट्रे के तौर पर, उस राखदान के तौर पर, उसमें अपनी सिगरेट के तमाम फ़िल्टर फेंक दिए। फोर्थ स्टैंजा में वो कहता है, स्टफिंग माई ईयर्स, मैंने अपने कानों में ठोंस ली। विथ कॉटन वूल, यानी वो जो कॉटन होती है
उसको मैंने अपने कानों में, रुई को मैंने अपने कानों में ठोंस लिया, टू ड्राउन, ताकि ख़त्म कर सकूं, कम कर सकूं, द जैबरिंग सेट, उस रेडियो सेट की आवाज़ को, ही एक्ट हर ऑन टू बाय, जिसकी मिस्टर ब्लीनी ने दरख्वास्त की थी, यानी जिसकी मिस्टर ब्लीनी ने उस लैंड लेडी से दरख्वास्त की थी कि उसे ख़रीद ले, तो उसकी आवाज़ को कम करने के लिए मैं अपने कान में रुई ठोंस लूँगा। आई नो, मैं जानता हूँ, हिज हैबिट्स, उसकी आदतें, मुझे उसकी आदतों का इल्म है। व्हाट टाइम ही केम डाउन, कि किस वक़्त वो नीचे सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाया करता था। हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी, और वो शोरबे की बजाय चटनी को तरजीह देता था। वाई, वो क्यों देता था, इस बात का इल्म नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है, ही केप्ट ऑन प्लगिंग एट द 4 ऑलवेज, और वो 4 के अदद से हमेशा चिमटा रहता था। वो 4 के अदद को अपने लिए एक लकी नंबर कंसीडर करता था। लाइकवाइज, इसी तरह, देयर ईयरली फ्रेम द फ्रिंटन फोक, वो साल के एक मखसूस वक्त में फ्रिंटन फैमिली को मिलने जाया करता था। फ्रिंटन में जो उसके रिश्तेदार थे उन्हें मिलने जाया करता था। हु पुट हिम अप फॉर समर हॉलीडेज़, जो उसे अपने पास मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने पास ही रख लिया करते थे, और वो वहीं क़याम पज़ीर हो जाता था। एंड क्रिसमस एट हिज सिस्टर्स हाउस इन स्टॉक, और वो स्टॉक के इलाके में अपनी बहन के घर पे क्रिसमस मनाने जाया करता था। बट, मगर, इफ़ ही स्टूड, क्या कभी वो खड़ा हुआ होगा, एंड वॉच द फ्री विंड, और उसने ठंडी हवा को देखा होगा, यानी क्या उसने कभी सुकून से खड़े होकर ठंडी हवा का नज़ारा किया होगा, या वो कभी ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हुआ होगा। टॉसिंग द क्लाउड्स, वो हवा जो कि बादलों को उछालती है, क्या उस हवा ने कभी उसके दिल की कैफियत को भी उछाला होगा। ले ऑन द फस्टी बेड, नहीं, मगर वो तो इस बोसीदा फफूंदी ज़दा बिस्तर पर ही लेटा रहता होगा। टेलिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को ये कहकर तसल्ली देता होगा, दैट दिस वॉज होम, कि ये कमरा ही उसका मुकम्मल घर है। एंड ग्रीन्ड एंड शिवर्ड, और वो कराहत महसूस करता होगा और कांपता होगा। विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, बग़ैर किसी खौफ के, यानी क्या कभी उसने बग़ैर किसी खौफ के घिन या कपकपाहट महसूस की होगी। लास्ट स्टैंजा में पॉइंट कहता है, दैट हाउ वी लिव, जिस तरीके से, जिस अंदाज से हम रहते हैं, यानी जो हमारा लिविंग स्टाइल होता है, मायर्स आवर ओन नेचर, उससे हमारी फ़ितरत की अक्कासी होती है। हमारे रहन सहन के अंदाज से हमारी फ़ितरत की अक्कासी होती है। इसी तरह से उस मिस्टर ब्लीनी के रहन सहन के अंदाज से, जो कि वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, उससे उसकी फ़ितरत का अंदाज़ा होता है। एंड एट हिज एज हैविंग नो मोर टू शो, और उम्र के जिस हिस्से में वो पहुंच चुका था, उसमें दिखाने के लिए इंसान के पास कुछ भी नहीं होता। देन वन हायर्ड बॉक्स शुड मेक हिम प्रीटी श्योर, उसके पास दिखाने के लिए ये बॉक्स नुमा एक मुख्तसर सा छोटा सा कमरा था जो वो दूसरों को दिखा सकता था, और यही उसे दिलकश दिखाई देता था। ही वारंटेड नो बेटर, उसने बेहतर होने की कोई ज़मानत नहीं दी, यानी उसकी हरकतों से, उसकी आदतों से ये महसूस होता था कि अब उसकी शख्सियत में बेहतरी के लिए कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, यानी पोइट ये कहना चाह रहा है कि इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है, आगे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि उसकी ज़िंदगी में बेहतरी की कोई किसी किस्म की गुंजाइश बाकी नहीं थी। पोइट ये कहना चाहता है कि उस बॉक्स नुमा यानी मुख्तसर छोटे से कमरे के अलावा उसे कोई चीज़ दिलकश दिखाई नहीं देती थी, और ना ही उसके पास दिखाने के लिए उस कमरे के अलावा कोई चीज़ थी, और वो अपने अंदर मज़ीद बेहतरी करना ही नहीं चाहता था। इसके अलावा इस पोएम में पोइट ने रिपल्सिवनेस का इस्तेमाल किया है। रिपल्सिवनेस का मतलब है कि बैरूनी दुनिया के ज़रिए, बैरूनी चीज़ों के ज़रिए अंदरूनी हालत बताना। जैसा कि इस पोएम में मिस्टर ब्लीनी के कमरे और उसकी चीज़ों के ज़रिए पोइट ने हमें उसकी नेचर के बारे में बताया है कि उसकी पर्सनैलिटी में यानी एमलेसनेस थी, पर्पसलेसनेस थी, और वो एक पेसिमिस्ट किस्म का आदमी था और इंट्रोवर्ट आदमी था। उसके बाद इस पोएम में मिस्टर ब्लीनी की जो पर्सनैलिटी है वो हमें दो तरह से पता चलती है। एक तो पोइट के ज़रिए पता चलती है, और दूसरा जो
लैंड लेडी उसके बारे में बातें बताती है उससे पता चलती है। पहले हम लैंड लेडी ने जो उसके बारे में कहा है उसको डिस्कस करते हैं। वो कहती है द होल टाइम ही वॉज एट द बॉडीज़ टिल दे मूव्ड हिम, यानी जो मिस्टर बिलीनी था वो अपनी सारी ज़िंदगी जब तक वो बॉडीज़ नाम की कंपनी में काम करता रहा, उस वर्कशॉप में काम करता रहा, तब तक वो इसी कमरे में रहा। जब उन्होंने उसे उस मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया उसके बाद उसे छोड़ दिया, या जब उसकी मौत वाक़ई हो गई तो कोई उसे उसकी डेड बॉडी को उठा कर ले गया। उसके बाद दूसरी बात वो ये बताती है कि मिस्टर बिलीनी टुक माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड, यानी वो बाग जो मैंने उसके ज़ेरे असर किया हुआ था वो उसकी मुकम्मल तौर पर देखभाल करता था। तीसरी बात वो कहती है आई नो हिज हैबिट्स, कि मैं उसकी आदतों के बारे में जानती हूँ। व्हाट टाइम ही केम डाउन हिज प्रेफरेंस टू सास टू ग्रेवी, यानी वो किस वक्त सीढ़ियों उतर के नीचे जाता था और वो शोरबे पर चटनी वगैरह को ज़्यादा तरजीह देता था, लेकिन वो कहती है कि मुझे उसकी वजह का इल्म नहीं है। उसके बाद वो कहती है ही केप्ट ऑन प्लगिंग एट द 4 ऑलवेज, वो हमेशा 4 के नंबर से चिमटा रहता था। लाइक वाइज देयर एयरली फ्रेम द फ्रिंटन फोक, और वो फ्रिंटन में अपने रिश्तेदारों को मिलने जाता था जो कि उसे मौसम गर्मा की छुट्टियों के लिए रख लेते थे। एंड क्रिसमस एट हिज सिस्टर्स हाउस इन स्टॉक, और वो स्टॉक में अपनी बहन के पास क्रिसमस गुजारने जाया करता था। ये वो बातें हैं जो कि उसके बारे में हमें लैंड लेडी ने बताई हैं। उसके बाद कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें पोइट ने बताई हैं। पोइट ने वही बातें बताई हैं जो कि उसकी नेचर और उसकी फितरत से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उसके कमरे की हालत जो थी ना, सिर्फ उस बारे में उसने बताया है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि फ्लावर्ड कर्टन्स थिन एंड फ्रेड फॉल टू विद इन 5 इंचज़ ऑफ द सिल, यानी वो जो उसके कमरे में पर्दे लगे थे वो फूलों के डिज़ाइन वाले थे, बहुत बारीक थे, और वो फ्रेड थे यानी फटे पुराने बसीदा थे, और वो खिड़की की जो चौखट है उससे 5 इंच तक ऊपर थे। और उसके कमरे में बेड था, अपराइट चेयर थी, 60 वाट का बल्ब था, और उसके कमरे में कोई हुक नहीं थी। और बिहाइंड द डोर नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स, यानी दरवाजे के पीछे किताबें और बैग रखने के लिए कोई उसके पास जगह नहीं थी। उसके बाद वो ये कहता है कि स्टब माई फैग्स ऑन द सेम सॉसर सोवेनियर, वो कहता है कि उसको किसी ने गिफ्ट में एक सॉसर दी थी जिसके वो एस्ट्रे के तौर पे यानी राखदान के तौर पे इस्तेमाल करता था। उसके बाद वो कहता है कि वो जो जैबरिंग सेट था यानी जो रेडियो था उसकी उसने रिक्वेस्ट तो की थी लैंड लेडी से, लेकिन वो उसकी आवाज़ से बचने के लिए अपने कानों में रुई ठोंस लिया करता था। और इसके बाद वो कहता है कि उसकी जो हालत थी वो ये थी कि उसके पास अपने कमरे के अलावा दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, और उसमें बेहतरी की किसी किस्म की दूर दूर तक भी गुंजाइश नहीं थी। और इससे पहले वो ये भी कह चुका है कि उसने कभी भी फितरत को एंजॉय नहीं किया होगा, यानी उसने कभी भी ठंडी हवा का नज़ारा नहीं लिया होगा, बल्कि वो एक इसी बोसीदा किस्म के बेड पे हमेशा पड़ा रहता होगा। ये वो बातें हैं जो कि उसके बारे में हमें पोइट ने बताई हैं। इसके बाद इस पोइम में एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन का मतलब है द बिगनिंग ऑफ 2 वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी 2 अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना, इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में टाइम और टिल ये दोनों लफ्ज़ टी से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में फ्लावर्ड और फ्रेड दोनों एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। इस तरह से लाइन नंबर 4 में फॉल 5, लाइन नंबर 6 में टसोकी टुक, लाइन नंबर 8 में बेड बल्ब, लाइन नंबर 9 में बिहाइंड बुक्स, लाइन नंबर 12 में सेम सॉसर और सोवेनियर, लाइन नंबर 18 में फ्रिंटन फॉक, लाइन नंबर 20 में सिस्टर स्टॉक, लाइन नंबर 21 में वॉच्ड विंड, लाइन नंबर 23 में दैट दिस, लाइन नंबर 24 में शिवर्ड और शेकिंग। उसके बाद इस पोइम में एंजॉयमेंट का भी पोइट ने यूज़ किया है। एंजॉयमेंट का मतलब है कि जब किसी लाइन को पढ़ के हमें उसके मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग ना हो कि उसके क्या मीनिंग है, बल्कि उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उसे हम एंजॉयमेंट कहते हैं, और ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं। जैसा कि अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 2 को देखें जिसमें पोइट कहता है द होल टाइम ही वॉज एट द बॉडीज़, वो अपना सारा वक्त जब तक वो बॉडीज़ में काम करता रहा यहीं रहा, टिल जब तक के। अब कब तक वो यहाँ रहा, टिल के बाद यहाँ पे बात हमें समझ नहीं आ रही, इसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कहता है दे मूव्ड हिम, जब तक कि उस बॉडीज़ वालों ने उसे मुलाजमत से बर्खास्त ना कर दिया, या जब तक कि उसकी डेड बॉडी को इस कमरे से उठा कर ना ले गए। उसके बाद अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 6 को देखें जो कि इसके सेकंड स्टेंजा की सेकंड लाइन है, उसमें वो कहता है टसोकी लिटर्ड,
मिस्टर ब्लीनी टुक, मिस्टर ब्लीनी लिया करता था। अब क्या चीज़ वो टेकिंग करता था, किस चीज़ की, इसका पता हमें उसकी नेक्स्ट लाइन से चलेगा, जिसमें वो कहता है माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड, यानी मिस्टर ब्लीनी उस बाग की अच्छी तरह हिफाजत किया करता था जिसको उसके ज़ेर असर किया हुआ था। उसके बाद लाइन नंबर 10 को अगर हम देखें तो उसमें पॉइंट कहता है आई विल टेक इट सो इट हैपन्ड दैट आई लाई, लिहाजा ऐसा हुआ कि मैं लेट गया। अब कहाँ लेट गया, कैसे लेट गया, उसका पता हमें लाइन नंबर 11 से चला गया। वो कहता है वेयर मिस्टर ब्लीनी ले, जहाँ मिस्टर ब्लीनी लेटा करता था। उसके बाद लाइन नंबर 11 अगर आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं और वो कहता है एंड स्टैब माई फैग्स, और मैंने अपने जो फैग्स थे, जो सिगरेट के फ़िल्टर थे, वो फेंक दिए। कहाँ फेंक के, इसकी समझ हमें नेक्स्ट लाइन को पढ़ के यानी लाइन नंबर 12 को पढ़ के आएगी, जिसमें वो कहते हैं ऑन द सेम सॉसर सोवेनियर एंड ट्राई, यानी उस पिर्च में रख दिए जिसको वो, जो कि उसे तोहफे में मिली थी और जिसे वो रागदान के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। उसके बाद इसकी लाइन नंबर 13 को अगर हम देखें, जो कि इसके स्टैंजा नंबर 4 की फ़र्स्ट लाइन है, जिसमें वो कहता है स्टफिंग माई ईयर्स विद कॉटन वुड वूल टू ड्रॉन, यानी मैंने अपने कानों में रुई ठोंस ली कम करने के लिए, डबोने के लिए, किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, द जैबरिंग सेट ही एग्ड हर ऑन टू बाय, यानी उस रेडियो सेट की आवाज़ को कम करने के लिए मैंने अपने कानों में रुई ठोंस ली, जिसकी दरख्वास्त मिस्टर ब्लीनी ने उस लैंड लेडी से की थी कि वो उसे ख़रीद ले। इस तरह से पोइट ने इस पोइम में एन्जॉयमेंट का यूज़ भी किया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी, यानी इसके तमाम स्टैंजा में फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा का में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्टेड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फ्रेड, स्टेड और फ्रेड यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है टिल और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सिल, टिल और सिल आपस में राइम्ड है, यानी लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 4 आपस में राइम्ड है। इसी तरीके से स्टैंजा नंबर 2 में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है लैंड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है हैंड, लैंड हैंड। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है टुक और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है हुक। थर्ड स्टैंजा में देखें, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है बैग्स, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड फैक्स। इसी तरह सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड लाई और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड ट्राई। उसके बाद फोर्थ स्टैंजा में देखें, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड ड्राउन, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड डाउन। इसी तरह सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड बाय और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड वाई। सिमिलरली फिफ्थ स्टैंजा में अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड अवेज और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड हॉलीडेज़। इसी तरह सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड फोक और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड स्टॉप। Similarly, in the sixth stanza, the last word of first line is wind and the last word of third line is grind. On the other hand, the last word of second line is bed and the last word of fourth line is dread. Bed and dread यानी सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। लास्ट स्टैंजा को देखते हैं। लास्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नेचर और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है श्योर। इसी तरह सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है शो और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है नो, शो और नो, यानी सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। मिस्टर बेलिनी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम इस तरह से है क्योंकि फ़िलिप लार्कन को अपनी लाइफ में एक मरतबा एक ऐसे हॉस्टल के रूम में रहना पड़ा था जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पिटिएबल और शैबी थी। सेकेंडली, फ़िलिप लार्कन ख़ुद भी मिस्टर बेलिनी की तरह एक इंट्रोवर्ट पर्सन था और थर्डली, फ़िलिप लार्कन ने भी मिस्टर बेलिनी की तरह कभी भी शादी नहीं की और वो सिंगल ही रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।